हेलो डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप की मशीन्स और लॉ ऑफ मशीन्स। एक प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी हमने। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है, आज की जो पीपीटी है वो स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम स्टडी करेंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेजेस, मैक्सिमम एडवांटेजेस, मैक्सिमम एफिशिएंसी and some machines like screw jack, okay, wheel and axle. This type of machines we will discuss here in this slide or ppt. So let's start. Mechanical advantage and mechanical efficiency. सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जैसे मैकेनिकल एडवांटेज और इफ़िशियंसी हम लोगों ने डिस्कस की थी, तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो बेसिक फार्मूला था वो था लोड अप्लाइड, लोड लिफ्टेड अपॉन अप्लाइड फोर्स, ओके, विच इज़ डिनोटेड बाय लोड लिफ्टेड बाय W एंड अप्लाइड एफर्ट इज़ बाय P. Okay, so here starting mechanical advantage is equal to W upon P. First of all, what is maximum mechanical advantage and what is maximum efficiency? We can define it. What is mechanical advantage or maximum mechanical advantage? Okay, तो maximum mechanical advantage क्या होता है? एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ा था कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है दैट इज़ द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू अप्लाइड फोर्स. ओके, सो द मैकेनिकल एडवांटेज इज़ द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू अप्लाइड फोर्स. बट व्हाट इज़ मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज? मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज मीन दैट देयर इज़ नो friction, there is no power loss due to the friction, due to the deflection or due to the wear of the machine, and the power performance of the machine is maximum. ओके, मतलब कि जो भी मशीन वर्किंग करती है उस मशीन पर मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कब होगा कि अगर उसका कोई भी पावर लॉस ना हो, जो मशीन वर्क कर रही है उसकी पावर लॉस ना हो, वो मैक्सिमम आउटपुट दे. तो मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिलेगा हमें? मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा कि देयर इज़ नो फ्रिक्शन इन द मशीन, देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन द मशीन, देयर इज़ नो वियर ऑफ द मशीन. ओके, सो दिस इज़ called maximum mechanical advantage. Okay, so mechanical advantage that is computed using the assumption that no power is lost through deflection, through friction, through wear of machine is known as maximum mechanical advantage. Okay, so and what is the maximum efficiency? The maximum efficiency of the machine is if there is no friction, if there is no wear, if there is no loss when machine is working, and the machine give maximum output after giving input. Okay, so this is the maximum efficiency. And how we can get maximum mechanical advantage, maximum mechanical efficiency? Through this slide we can understand. Okay, so starting here we know that the law of machine. From the last PPT we discuss here the law of machine. What is the law of machine? This one is the basic formula of law of machine. The capital P is equal to MW plus C, where C is a intercepting distance or C is a constant. Okay, this formula is for actual machine. So
here we know that the mechanical advantage is equal to W upon P. So put the values of P in that formula. Okay. So आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी होता है, जबकि P की वैल्यू एम डब्ल्यू प्लस सी है. तो W अपॉन P की जगह आप रखेंगे एम डब्ल्यू प्लस सी. सो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू वी गॉट एम ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एम प्लस सी अपॉन डब्ल्यू. ओके, जो ऊपर वाला डब्ल्यू है उससे सबको डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, तो आपको एम ए की वैल्यू निकल आएगी. अब थ्रू दिस फॉर्मूला वी कैन सी दैट इफ डब्ल्यू इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ एम प्लस सी अपॉन डब्ल्यू विल डिक्रीज. ओके, बिकॉज अगर हम डब्ल्यू को इंक्रीज करेंगे तो बिकॉज ये सी अपॉन डब्ल्यू है तो इसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी. ठीक है ना. तो इफ़ डब्ल्यू इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ एम प्लस सी अपॉन डब्ल्यू विल डिक्रीज. दस द वैल्यू ऑफ एम ए विल इंक्रीज. लेकिन जो एम ए की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. भाई जब जो लोअर पोजीशन है, लोअर पोजीशन इसमें एम प्लस सी अपॉन डब्ल्यू, तो जैसी डब्ल्यू की पोजीशन, डब्ल्यू की वैल्यू हम इंक्रीज़ करते हैं तो इंक्रीज़ करने के बाद क्या होता है कि एम प्लस सी अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है. तो अगर एम प्लस सी अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू कम हो जाती है बिकॉज इट इज़ डिवाइडेड टू 1, तो क्या होगा कि जितनी ज़्यादा वैल्यू, जितनी कम इसकी वैल्यू होगी तो उतना ही एम ए भी इंक्रीज़ होगा. ओके, सो व्हेन द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इज़ मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ सी अपॉन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 0. तो जो सी अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू है अगर 0 कर दी जाए तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा वो क्या बचेगा, एम ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एम. ओके, तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, इससे क्लियर हो रहा है कि अगर सी जो इंटरसेप्टिंग डिस्टेंस है और जो लोड लिफ्टेड है अगर वो सी अपॉन डब्ल्यू जो है वो कम होगा तो जो वैल्यू होगी एम ए की वो होगी 1 अपॉन एम, बिकॉज सी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू 0. बिकॉज अगर हमें मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए तो जो सी अपॉन डब्ल्यू है उसकी वैल्यू 0 होगी. ठीक है, अब हम फाइंड करें मैकेनिकल इफ़िशियंसी. तो मैकेनिकल इफ़िशियंसी कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है मैकेनिकल इफ़िशियंसी का फॉर्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट होता है. ठीक है, तो जो मैकेनिकल इफ़िशियंसी ईटा है दैट इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मैकेनिकल इफ़िशियंसी इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर. वी आर इज वेलोसिटी रेशियो. सो वी नो दैट एम ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एम प्लस सी अपॉन डब्ल्यू. ओके, इंटू 1 अपॉन वी आर. वी आर है ही हमारे पास. तो अब आप देखें कि ईटा इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास, ईटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एम प्लस सी अपॉन डब्ल्यू इंटू 1 अपॉन वी आर. ओके, सो वी नो दैट द वी आर वेलोसिटी रेशियो इज कांस्टेंट फॉर द मशीन. कोई भी मशीन है उसके लिए जो वी आर है दैट इज कांस्टेंट. सो इफ वी आर इज कांस्टेंट then ma is equal to what, ma is equal to what will be 1 upon m plus c upon w. Then the efficiency is equal to 1 upon m plus c upon w because vr is constant. Then efficiency is equal to ma आ जाएगा, है ना, because 1 upon m plus c upon w is what, this is ma. So eta is equal to what will be, equal to efficiency. Okay, so we can see here the ma is directly proportional to eta efficiency, है ना. तो जो मैकेनिकल इफ़िशियंसी है, जो इफ़िशियंसी है और जो मैकेनिकल एडवांटेज है, इन दोनों का रिलेशन होगा कि मैकेनिकल एडवांटेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा इफ़िशियंसी. तो जितना ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज़ होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी इफ़िशियंसी होगी.
ठीक है, तो देयर इज मैकेनिकल एडवांटेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द efficiency. So how we can get maximum mechanical efficiency? The eta maximum is equal to mechanical advantage maximum should be, है ना। तो अगर हमें मैक्सिमम इफिशियंसी फाइंड करनी है तो इसका मतलब जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो भी मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है? मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1/m. ओके, सो पुट दिस वैल्यूज, ma is equal to 1/m and we know the formula of the efficiency. क्या होता है? फॉर्मूला होता है eta is equal to efficiency is equal to ma upon vr, where vr is velocity ratio. तो जो ma मैक्सिमम ma है उसकी वैल्यू है हमारे पास 1/m एंड जो बच गया वो क्या बचा है? वो है vr सी, ठीक है। तो eta is equal to 1/m इंटू vr। तो जो मैक्सिमम मैकेनिकल एफिशिएंसी है उसका फॉर्मूला क्या बना? मैक्सिमम मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/m vr. ओके, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मैक्सिमम मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल, ये व्हील एंड एक्सल क्या होता है? व्हील एंड एक्सल, व्हील एंड एक्सल इज द सिंपल लिफ्टिंग मशीन। ओके, सिंपल लिफ्टिंग मशीन। तो बिफोर स्टार्टिंग व्हील एंड एक्सल, व्हील एंड एक्सल, व्हाट इज व्हील? हम सब जानते हैं व्हील क्या होता है। व्हील एक राउंड शेप है। व्हील क्या होता है? एक राउंड शेप है, एक सर्कुलर फ्रेम है, सर्कुलर शेप होता है ना, जो रोटेट कर सकता है। और रोटेट भी किसके होगा? ऑन इट्स सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट्स के अबाउट ये रोटेट करता है। तो बेसिकली अ व्हील इज अ डिस्क और अ सर्कुलर फ्रेम दैट कैन टर्न ऑन अ सेंट्रल पॉइंट। ओके, तो व्हील क्या है? व्हील इज अ डिस्क, एक डिस्क है, एक राउंड डिस्क है और एक सर्कुलर फ्रेम है जो टर्न कर सकता है अबाउट द सेंट्रल पॉइंट, जो अपने सेंट्रल पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है, टर्न कर सकता है। ओके, सो दिस इज व्हील। अ व्हील इज अ डिस्क और सर्कुलर फ्रेम दैट कैन टर्न ऑन अ सेंट्रल पॉइंट. It is made of hard material that may be solid, that is capable of turning on an axis. Okay, or we can say on an axle. ठीक है, तो जो व्हील है ये एक किसी हार्ड मटेरियल का बना होगा, ओके, जो सॉलिड होगा और जिसकी योग्यता क्या होगी? अपने एक्सिस पर या अपने एक्सल के ऊपर जो रोटेट कर सकता है, जो टर्न कर सकता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है हमारे पास व्हील एंड एक्सल की। देन व्हाट इज एक्सल? एक्सल इज़ अ रोड। हमने देखा भी होगा कि व्हील के अंदर जो एक रोड सी लगी रहती है जिसके ऊपर पहिया घूमता है, जिसके ऊपर व्हील घूमता है, टर्न करता है, उसको हम एक्सल कहते हैं। ठीक है, तो एक्सल बेसिकली क्या होता है? एक्सल इज़ अ रोड और स्पिंडल, आइदर में भी फिक्स्ड और आइदर में भी रोटेटिंग। ठीक है, ये रोटेट भी कर सकता है और ये फिक्स भी हो सकता है। विच इज़ पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ द व्हील, जो व्हील है उसके सेंटर में जिसको पास किया जाता है। ठीक है, बिकॉज जो एक्सल है उसी के ऊपर तो टर्न करेगा व्हील। ठीक है, तो व्हाट इज एक्सल? एक्सल इज सिंपली अ रोड और अ स्पिंडल विच में बी फिक्स, विच में बी रोटेटिंग, पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ व्हील, जो एक व्हील की सेंटर से पास किया जाता है उसको हम एक्सल कहते हैं। ये रोटेट भी कर सकता है, जैसे रेलवे वैगन होता है ना, ये फिक्स भी हो सकता है रेलवे वैगन की तरह, या दूसरा जैसे एग्जांपल ले लें हम शाफ्ट का, है, या जैसे हम बात कर लें किसी ट्रॉली का या किसी बुग्गी का या किसी
उसका ट्रक का, बसेस का जो व्हील है, व्हील घूमता है लेकिन एक्सल नहीं घूमता है। लेकिन जैसे ट्रेन है, ट्रेन का एक्सल भी घूमता है ना। तो ये है आपके पास व्हील एंड एक्सल। क्लियर? ओके। फ्रॉम द फिगर वी कैन सी, फिगर के अंदर देखिएगा, फिगर में दिखाया गया है व्हील एक्सल। ठीक है, तो जो रोड दिखाई दे रही है, जो स्पिंडल दिखाई दे रहा है, स्पिंडल रोड, ये जो रोड है ये है आपके पास एक्सल, और जो व्हील है जो राउंड शेप का दिखाई देता है, ये राउंड शेप का दिखाई दे रहा है, ये है व्हील। ठीक है, अब आप देखेंगे कि व्हील के अंदर जो सेंटर पॉइंट है व्हील का, उसमें क्या लगाया हुआ है, एक रोड लगी हुई है, और ये रोड, इस रोड के अबाउट ही, इस रोड पर ही व्हील आपका मूवमेंट करता है, घूमता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सिंपल व्हील एंड एक्सल अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो सिंपल व्हील एंड एक्सल क्या होता है? अब आप फिगर के अंदर देखिए कि फिगर के अंदर दिया हुआ है एक व्हील एंड एक्सल। यहाँ पर व्हील एंड एक्सल के ऊपर आप देखें, हमें एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, बेसिकली हमें वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करना है सिंपल व्हील एंड एक्सल से। ठीक है, तो कितना इसका वेलोसिटी रेशियो होगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें देखें आप कि फिगर्स के अंदर, फिगर में दिखाया गया है एक स्पिंडल है और इधर एक व्हील है जो ब्लॉक डायग्राम से दिखा रखा है, जो बड़ा सा दिख रहा है, ये व्हील है जिसको लिखा हुआ है व्हील ए, एंड एक एक्सल है, एक्सल बी, और लेफ्ट साइड दिखाया गया बेरिंग। व्हाट इज़ बेरिंग? बेरिंग इज़ अ सिंपल मशीन एलिमेंट विच इज़ सपोर्ट टू रोटेट मेंबर। ठीक है, तो बेरिंग एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी भी रोटेटिंग मेंबर्स को सपोर्ट करता है, ईजिली उसको घूमने देता है, उसको हम बेरिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो एक्सल है, एक्सल का डायमीटर मान लो स्मॉल डी है, और जो व्हील है उसका जो डायमीटर है दैट इज़ कैपिटल डी। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, रोप है, जो आपकी एक्सल के ऊपर लिपटी हुई है, और दूसरी रोप, दूसरी तरफ जो रोप है वो आपका किसके ऊपर लिपटा हुआ है? व्हील के ऊपर लपेट रखा है। ठीक है, तो अब आप देखें कि एक एंड पर लोड लटका हुआ है और दूसरे एंड पर पी लटका हुआ है, जो एफर्ट है। लोड को हमें लिफ्ट कराना है और एफर्ट पी है जो लोड को लिफ्ट कराएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास व्हील एंड एक्सल। ठीक है, तो अब आप देखें कि जो व्हील एंड एक्सल है इसके अंदर क्या है? इट इज़ अ सिंपल मशीन व्हील विच वेयर व्हील इज़ A and XL is denoted by B. Both are key at a same shaft. दोनों के दोनों एक ही शाफ्ट के ऊपर लगे हुए हैं। कीज से मतलब टाइट किया हुआ है ना। एंड द शाफ्ट इज़ माउंटेड ऑन द बॉल बेरिंग टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। जो आपकी शाफ्ट है, शाफ्ट किसके ऊपर माउंटेड है, किसके ऊपर लगी हुई है? बेरिंग लगा हुआ है। बेरिंग का क्या कहा था बेरिंग के बारे में? कि बेरिंग इज द सपोर्टिंग मेंबर टू अ रोटेटिंग मेंबर। तो हेयर रोटेटिंग मेंबर इज शाफ्ट। ठीक है, तो शाफ्ट को क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। ठीक है, इसलिए टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बेरिंग का यूज़ किया गया है। एंड विच टाइप ऑफ बेरिंग इज यूज हेयर? बॉल बेरिंग इज यूज हेयर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ओके, एंड लेट कैपिटल D is the diameter of wheel and small d is the diameter of axle. Here a rope or string is wound round the axle a few turns and the load W to be lifted is attached to its free end. ओके, जो इसका फ्री एंड है उसके ऊपर क्या लगाया हमने? लोड लगा दिया है। सिमिलरली one end of the other rope is fixed on the wheel and it's wound round
द व्हील इन इट्स opposite डायरेक्शन टू दैट ऑफ रोप इन द एक्सल। ठीक है, तो दो रोप है हमारे पास, एक रोप तो हमारा एक्सल के ऊपर लपेट दिया हमने, उसका एक एंड फिक्स है और एक एंड आपका उसका फ्री है जिसके ऊपर हमने लोड को लिफ्ट कराना है। ठीक है, और दूसरा रोप है हमारे पास जो व्हील के ऊपर लगाया हुआ है और व्हील के ऊपर हमने क्या किया, उसको राउंड अप कर दिया है, उसको वाउंड कर दिया है। वाउंड का मतलब उसके ऊपर लपेट दिया है। ठीक है, तो उसका एक एंड हमने फिक्स कर दिया है किसके साथ में, व्हील के साथ में, और जो दूसरा एंड है फ्री एंड है उसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, एफर्ट पी लगा हुआ है। ठीक है, और जो ये रोप है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लिपटी हुई है व्हील के ऊपर एज कंपेयर टू एक्सल। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, तो जैसे लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड के अंदर देखिएगा जिसमें फिगर है, फिगर में देखिए, फिगर में दिखाया हुआ है कि एक रस्सी है लिफ्ट जिसको लोड को लिफ्ट कराना है, उसका एक एंड फ्री है तो उस पर लोड लगा दिया गया है और इसका दूसरा एंड एक्सल में ही फिक्स कर दिया है। ऐसे ही दूसरी रोप है जिसमें जो है इसका एक एंड जो फर्स्ट एंड है उस पर हमने फिक्स कर दिया व्हील के ऊपर, और दूसरा जो एंड है रोप का उस पर हमने एफर्ट लगाया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड इज, अब आप देखें कि जो आपका व्हील एंड एक्सल है, व्हील एंड एक्सल में क्या किया हुआ है इसने, तो जैसे कि 2 रोप्स हैं, 2 रोप दी हुई है, दोनों के दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में लिपटी हुई है ना। तो अब आप देखें कि जो P है, P का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ डायरेक्शन दिया हुआ है, डाउनवर्ड फॉर्म है, और जो W है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि लोड ऊपर की तरफ जाएगा और जो एफर्ट P है वो नीचे की तरफ आएगा, है ना। क्योंकि अगर एफर्ट नीचे की तरफ आएगा तभी तो लोड ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा, बिकॉज इट इज़ बाउंडेड अप इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो अब आप देखिए कि देयर इज़ आ 2 ropes और स्ट्रिंग आर वाउंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, a downward motion of P will lift और raise the load W। ठीक है, जो P है वो क्या करेगा, लिफ्ट करेगा किसको, W को। Thus the distance moved by the effort P is equal to pi D। तो जो एफर्ट किसके ऊपर लगा हुआ है, व्हील के ऊपर लगा हुआ है, और जो व्हील का डायमीटर कितना है, कैपिटल D, एंड जो अब देखो किसके ऊपर लिपटा हुआ है, जो रोप है वो व्हील के सरकमफेरेंस के ऊपर लिपटा हुआ है। तो सरकमफेरेंस कितना होगा व्हील का, बिकॉज एक ये राउंड शेप है, तो राउंड शेप का जो सरकमफेरेंस होता है वो हमें फाइंड करना होता है, तो वो होता है 2 पाई R। ठीक है, तो अगर R क्या है, यहाँ पर रेडियस है, लेकिन अगर हम इसको डायमीटर की फॉर्म में निकालेंगे तो डायमीटर की फॉर्म में क्या होगा, पाई D। ठीक है, तो पाई D, पाई क्या है, पाई हमारे पास 180 डिग्री एंगल है, तो जो पाई D है या जो पाई की वैल्यू होते हैं 22/7 होती है। ठीक है, तो हेयर टू फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील in terms of capital D, then it is pi D। okay, so the distance moved by the effort, तो effort के थ्रू कितना डिस्टेंस मूव होगा, P के थ्रू कितना डिस्टेंस मूव होगा, जितना उसका सरकमफेरेंस होगा। तो जितना वो एक राउंड टर्न करेगा तो एक राउंड में सरकमफेरेंस क्लियर हो जाएगी, है ना। तो एक राउंड का मतलब एक सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस का मतलब पाई D। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक राउंड उसने टर्न किया, तो एक राउंड का मतलब कितना सरकमफेरेंस टर्न किया, तो दिस इज पाई D। ठीक है, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट कैपिटल P इज इक्वल टू पाई D। ओके, कौन से वाला D, व्हील, बिकॉज एफर्ट किसके ऊपर लगा हुआ है, व्हील के ऊपर लगा हुआ है।
ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड W इज इक्वल टू पाई डी स्मॉल डी। तो लोड किसके ऊपर लगा हुआ है? एक्सल के ऊपर लगा हुआ है। एक्सल का ही डायमीटर लिया जाएगा, बिकॉज जो लोड है, जो रस्सी है, वो किसके ऊपर लिपटा हुआ है? वो एक्सल के ऊपर लिपटा हुआ है ना। तो एक्सल का ही रोटेशन होगा और जितना भी उसका सरकमफेरेंस होगा, जितना एक चक्कर काटेगा वो, तो वो उसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी। तो बिकॉज हेयर एक्सल डायमीटर इज स्मॉल डी। ओके, तो जो डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड W इज इक्वल टू पाई डी स्मॉल डी। ठीक है। एंड वी नो दैट द वेलोसिटी रेशियो वी आर, बेसिक फार्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है। तो वेलोसिटी रेशियो वी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो जो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला था वो क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ठीक है, y अपॉन एक्स। तो यहाँ पर क्या है? तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, कितना डिस्टेंस मूव किया है एफर्ट ने? डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इज कैपिटल पाई डी। ठीक है, पाई डी विच इज ट्रेवल्ड बाय व्हील। ठीक है। एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, डिस्टेंस लोड ने कितना मूव किया? जितना एक्सल मूवमेंट किया, और एक्सल पे कितना? पाई डी स्मॉल डी। तो पुट दीज वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। वी आर इज इक्वल टू पाई डी अपॉन पाई डी। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कैपिटल डी अपॉन डी। ओके, इन टर्म्स ऑफ रेडियस दिस इज वी आर इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन आर, है ना, बिकॉज कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ व्हील। एंड अगर इसका रेडियस देखेंगे तो रेडियस भी इसका क्या होगा? कैपिटल आर। ठीक है। और जो व्हील है, व्हील का डायमीटर कितना है? व्हील का डायमीटर है हमारे पास स्मॉल डी, तो इसका रेडियस होगा स्मॉल आर। तो वी आर इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन आर। ओके, हम सब जानते हैं कि जो रेडियस होता है, रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन 2 होता है ना। डायमीटर का हमेशा हाफ होता है, डायमीटर का हाफ हमेशा रेडियस होता है। ठीक है। तो ये है आपके पास टू फाइंड आउट द वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल मशीन्स व्हील एंड एक्सल। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप देखें कि जो व्हील एंड एक्सल है एक सिंपल मशीन है जिसका हमें वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करना था। तो सिंपल वेलोसिटी रेशियो हमने फाइंड आउट किया, जिसमें जो है सिंपल फार्मूला है हमारे पास, इसकी वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो हमने इस व्हील एंड एक्सल का जो स्टडी की है, इसमें देख रहे थे कि इसमें 2 रोफ थी हमारे पास। एक रोफ जो है वो एक्सल के ऊपर हमने राउंड अप किया, उसको लपेट दिया गया, तो उसका एक एंड हमने एक्सल से फिक्स कर दिया था, और दूसरा जो एंड था उसके ऊपर हमने लोड फिक्स कर दिया है, लोड लगा दिया है। ऐसे ही दूसरी रोप थी हमारे पास, दूसरी रोप में एक एंड उसका जो फर्स्ट एंड था उसके ऊपर हमने व्हील के ऊपर फिक्स कर दिया है, और जो दूसरा एंड है उसका, उसके ऊपर हम एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है। और दोनों जो स्ट्रिंग है, दोनों जो रोप है, रस्सी हैं, वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में एक्सल और व्हील के ऊपर लिफ्ट हुई है। ठीक है। तो जैसे ही लोड को लिफ्ट किया जाता है, जैसे ही एफर्ट लगाया जाता है, तो लोड क्या होता है? लिफ्ट होगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है। तो जैसे ही व्हील के ऊपर लोड लिफ्ट करेंगे, जो व्हील के ऊपर एफर्ट लगाएंगे, तो जो एफर्ट जैसे ही स्ट्रिंग खींचेगी, उसके बाद जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में जो लोड लगा हुआ है, स्ट्रिंग लगी हुई है, तो एक्सल भी मूवमेंट करेगा। तो एक्सल मूवमेंट करेगा तो लोड ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगा। और जो बिकॉज जो डायरेक्शंस है, डायरेक्शन भी इसीलिए दिखाई गई है कि लोड हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा
और जो एफर्ट है वो नीचे की तरफ, बिकॉज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे चलेगा तो एक ऊपर की तरफ जाएगा और दूसरा नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल सा मेथड था टू फाइंड आउट द वेलोसिटी रेशियो ऑफ व्हील एंड एक्सल। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये व्हील एंड एक्सल, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमें एक कहीं से कोई लोड लिफ्ट कराना है, मान लो कुएं से पानी निकालना है, तो कुएं से पानी निकालने के लिए भी क्या है, हमारे पास एक व्हील है और उस पर एक्सल लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक स्ट्रिंग लिफ्टी हुई है, तो जैसे ही लोड ऊपर की तरफ लगा हुआ है और नीचे से जो हम क्या निकालते हैं, पानी को लिफ्ट करा लेते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं है ना। तो ये था आपके पास व्हील एंड एक्सल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड्स के अंदर, इस पीपीटी के अंदर इतना ही, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी बच्चे इसका नोट्स तैयार कर लें है ना, सभी बच्चे इसका नोट्स तैयार कर लें, बिकॉज़ जब आप नोट्स तैयार करेंगे तो आप उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना, उसको लर्न कर लें। थैंक यू।